नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ भारत सरकार का एक नया गज़ट लेके, जो आपके लिए, हम सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब लोग बहुत दिनों से देख रहे थे, यूपीएस का वेट कर रहे थे कि यूपीएस में कुछ नई गाइडलाइन आई जिस पे हम चर्चा करें। तो हमारे सामने आज ही के दिन नए भारत सरकार ने एक गज़ट पेश किया है शनिवार 25 जनवरी 2025, जिस पर हम आज धीरे धीरे चर्चा करेंगे और बहुत ही सरल भाषा में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वित्त मंत्रालय ने नई दिल्ली 24 जनवरी 1925 को आज ही के दिन एक गज़ट पेश किया है। उसमें क्या क्या बोला है, देखिए, चर्चा करेंगे। वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग दिनांक 5 दिसंबर 2003 की अधिसूचना के आधार पर वित्त मंत्रालय ने 31 जनवरी 2019 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें इसी एकीकृत पेंशन या यूपीएस की बात की गई थी। तो उसमें कुछ शर्तें वर्तें आई हैं। हम एक्चुअली उसको उतना विस्तार से ना पढ़ते हुए बहुत अच्छे से जो पॉइंट टू पॉइंट है उन चीज़ों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होगी। मतलब एकीकृत पेंशन योजना मतलब यूपीएस केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत मतलब एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनता है। मतलब इसमें सीधी सीधी सी बात यह है कि आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि आप चाहे तो इस विकल्प को चुन सकते हैं या तो पुराने एनपीएस में भी रह सकते हैं। अब उसकी कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों की हम बात करेंगे कि कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पर हम ये किया गया है। तो शर्तें क्या हैं उस पर देखते हैं। सबसे पहली, योजना की पात्रताएं, ठीक है। तो योजना के अंतर्गत पात्र कौन कौन होगा? ये सुनिश्चित भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों में ही होगा। अब कौन कौन से मामले हैं भैया? पहली चीज़ की बात करेंगे, यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की आहार सेवा के पश्चात अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता है तो अधिवर्षता की तारीख से। मतलब यदि कोई भी कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा के करने के पश्चात ही अगर रिटायर होता है तो वो उसको मिलेगी। अब कैसी मिलेगी उसकी भी कंडीशन है, मैं आपको आगे बताऊंगा इससे। दूसरा क्या है? FR 56 जो केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1965 के अंतर्गत कोई शास्ति नहीं है के प्रावधानों के अंतर्गत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से, ठीक है। तीसरा है कि 25 वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा अवधि के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यदि आजीवन अधिवर्षिता तक जारी रहती तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब देखो, मैं 3 कंडीशन है जो आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगा। पहली कंडीशन ये है कि कर्मचारी यदि 10 वर्ष की नौकरी पूरी कर रहा है, कितने साल की नौकरी पूरी कर रहा है? 10 साल। यदि कर्मचारी 10 साल की नौकरी पूरी कर ले रहा है तो वो भी पेंशन का पात्र होगा। दूसरी चीज़, अगर वो 25 साल की नौकरी करता है तो वो भी फुल पेंशन का भागीदार होगा। तीसरी कंडीशन इसमें ये बोल रहा था कि भैया 1965 के अंतर्गत कोई शास्ति नहीं है कि प्रावधानों के अंदर कर्मचारी सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी तारीख से, अगर उस पर कोई शास्ति नहीं है और सेवानिवृत्त कर्मचारी है, एनपीएस का है, तो उससे भी ये मिलेगा। तो हमारे लिए मेन उद्देश्य ये है कि मिलेगा किसे? पहली चीज़ 25%, अगर आप 25 साल की नौकरी आपकी होगी तो पूर्ण मिलेगा, ठीक है। और 10 साल की नौकरी पर भी मिलेगा लेकिन आंशिक रूप से कम मिलेगा। आगे हम इस पर बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। और ऐसे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जिसे सेवा से क्या कर दिया गया है? हटाया गया है या बर्खास्त किया गया है, जिसने इस्तीफा के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा।
यदि किसी को नौकरी से हटा दिया गया है या फिर बर्खास्त कर दिया गया है या उसका इस्तीफा दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसे इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने समझा है कि कम से कम मिनिमम 10 साल की नौकरी तो होनी चाहिए भाई। 10 साल की नौकरी होगी तो आपको भी मिलेगा। 15 साल की नौकरी, 25 साल की नौकरी हो जाएगी तो और अच्छा है, मिनिमम 10 साल और से मिलना चालू हो जाएगा। 25 साल में आपको 100% जो उसका प्रॉफिट है वो आपको दिया जाएगा। अब बात करेंगे योजना के अंतर्गत लाभ, मतलब इस योजना में भाई आपको क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। अब लाभ की चर्चा करेंगे हम। तो क्या लाभ मिल रहे हैं, सबसे पहली चीज़ बात कर रहे हैं कि इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान इस अधिसूचना में उल्लेखित अन्य शर्तों के अधीन निम्नानुसार होगा। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान दर सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले 12 महीनों औसत मूल्य का 50% होगा। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हता से बाद पश्चात होगा। मतलब देखो, पहली कंडीशन ये कहता है कि आप जब भी रिटायर होंगे तो लास्ट का जो 12 महीने होंगे, जिस साल आप रिटायर होंगे उसके लास्ट के 12 ईयर, मतलब लास्ट के जो 12 महीने होंगे उसका औसत जो भी आपकी बेसिक बनेगी उसके 50%, उसका क्या रहेगा 50%, ठीक है, से ही आपकी क्या बनेगी, पेंशन बनेगी। मतलब वो आपका बेसिक तय हो जाएगा। लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि आपकी 25 साल नौकरी पूरी होनी चाहिए। आपकी नौकरी कितने साल पूरी होनी चाहिए, आपकी नौकरी 25 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। उस जैसे ही 25 साल की नौकरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो भी आपका लास्ट साल है उसके 12 महीनों का औसत निकाल के आपकी बेसिक बनाई जाएगी। उसका 50% से आपकी क्या बन जाएगी, पेंशन बनेगी। इसी में हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो कम आहारता वाले सेवा अवधि के मामले में अनुपातिक भुगतान स्वीकार होगा। अगर आपकी सेवा 10 वर्ष से कम है तो आपको भुगतान तो मिलेगा लेकिन अनुपातिक मिलेगा। एक फार्मूला है जो आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो उस वक्त भी आपको पेंशन मिलेगी लेकिन अनुपातिक होगी। तीसरी कंडीशन कह रहा है कि 10 साल यदि आपके पूरे हो गए हैं या उससे अधिक नौकरी हो गई है तो उस वक्त आपको प्रति माह 10,000 रुपये न्यूनतम मिलेगा। मतलब यदि यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई है कि आपने 10 साल की नौकरी कर लिया है, कितने साल की नौकरी कर लिया, 10 साल की नौकरी कर लिया, तो मिनिमम 10 साल की नौकरी यदि आपने कर लिया है तो मिनिमम आपको 10,000 रुपये पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपकी 10 साल की नौकरी है तो मिनिमम आपको 10,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो मैक्सिमम आप जैसे 25 साल नौकरी करेंगे तो उस हिसाब से जो भी आपका लास्ट बेसिक रहेगा उस हिसाब से बनेगा। इसका कैलकुलेशन है, हम करेंगे आगे। हम आगे आपको 10 साल का कैलकुलेशन करेंगे, 10 साल से कम अधिक का कैलकुलेशन करेंगे, 25 साल का कैलकुलेशन करेंगे, 25 साल से अधिक भी आपकी सर्विस होगी तो उसका भी कैलकुलेशन करेंगे। अगली बात कह रहा है कि न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हता सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवार्षिता प्राप्त कर लेता है। आगे, अधिवार्षिता के पश्चात भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पत्नी तथा अनुप्रयोज्य अधिवार्षिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर छपनित्व के अंतर्गत जो भी है आपको सुविधाएं दी जाएगी। मतलब सिंपल भाषा में, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विवाहित पत्नी को जो पेंशन बनेगी, जो भी आपकी बेसिक है उसका 60%, कितने परसेंट के तहत दी जाएगी, 60। मतलब मृत्यु के मामले में तत्काल पूर्व भुगतान की स्वीकार्य भुगतान कितना रहेगा, 60% का रहेगा। आगे देखते हैं कि महंगाई राहत सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान जैसे मामलों में मामला हो पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू
महंगाई भत्ते की तरह किया जाएगा। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने के पश्चात ही दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, आहारक सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस 10% की दर से अधिवार्षिकता पर एक मुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। आपको एक मुश्त भुगतान की अनुमति भी दी जाएगी, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन क्या कह रहा है, आपका जो लास्ट मूल वेतन रहेगा प्लस महंगाई भत्ता का 10% से अधिवार्षिक एक मुश्त। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी बस इतना ही समझिए। फिर अगली कंडीशन कह रहे हैं, एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस 2 निधियों को मिलाकर बनेगा। अब जो आपका जो बनेगा, कैसे मिलेगा बनेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कर्मचारी के अंशदान और उसी के बारे में केंद्र सरकार के अंशदान एक साथ व्यक्ति कॉर्पस हो जाएगा। मतलब देखो, अभी भी हो रहा है, आपका पैसा कट रहा है, सरकार भी उसमें मिला रही है, तो वो दोनों मिला के ही आपकी पेंशन बनेगी। केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान का एक मूल कॉर्पस। ठीक है, मतलब सिंपल सा ये है कि आपका, सिंपल व्यक्ति समझे तो आपका पैसा और आपका सरकार का पैसा मिल के ही आपको क्या दिया जाएगा, यूपीएस में पेंशन दी जाएगी। ठीक है, उसकी गणना हम बहुत अच्छे से सरल शब्दों में सीखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अगला है, देखिए क्या कहता है कि कर्मचारियों का अंशदान मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10%, इसके बराबर ही केंद्र सरकार भी अंशदान मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% दोनों को प्रत्येक कर्मचारी का व्यक्तिगत उसके इसमें जमा किया जाएगा। मतलब अभी क्या हो रहा था, एनपीएस में अलग अलग थी, अब इसमें क्या गणना होगी, आपका 10% रहेगा भाई, प्लस आप सरकार का 10% रहेगा। मतलब मूल वेतन प्लस महंगाई मिलाकर आपका भी 10%, सरकार के 10%, ऐसा 20% जमा होते रहेगा और इसी से आपकी क्या बनेगी, पेंशन बनेगी, जिसको हम यूपीएस के द्वारा आपको दिया जाएगा। और बहुत सरल कैलकुलेशन है, मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे कैलकुलेशन आने वाला है कि किस आधार पर दिया जाएगा। आगे क्या कह रहा है, देखिए, केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5 मूल वेतन महंगाई भत्ता का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी जिन्होंने समग्र आधार पर पूल कॉर्पस से स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता होगी। कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकता है। ऐसे निवेश विकल्पों की पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। पेंशन की निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निवेश और डिफ़ॉल्ट प्लान परिभाषित किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस निवेश के विकल्प का उपयोग करता है तो निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न लागू होगा। मतलब देखिए, सिंपल सा है कि जो हम फिर जो पैसा हम मिला रहे थे, जो सरकार मिला रही थी, उसी की निवेश की बात हो रही है। ठीक है, हम आगे बहुत अच्छे से और सरल से इसका कैलकुलेशन जो है ना बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा आपको। आगे देखिएगा, केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्प्स के लिए निवेश संबंधी निर्णय का पूर्ण रूप से अधिकार केंद्र सरकार को होगा कि वो जो भी पैसा हमारा जमा हो रहा है और जो सरकार का जमा हो रहा है उसको वो कहाँ निवेश कर रही है, उस पर पूर्ण रूप से जवाबदारी किसकी होगी, केंद्र सरकार की होगी। अगला पॉइंट, उन कर्मचारियों के संबंध में जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प को चुनते हैं, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण टॉप अप राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का निर्धारण करेगी। अगर कोई कर्मचारी पहले रिटायर हो गए हैं और वो इस विकल्प को चुनते हैं तो उनके लिए भी टॉप अप राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का निर्धारण करेगा। स्पष्टीकरण, इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु मूल वेतन निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया गया गैर प्रैक्टिस भत्ता भी शामिल है।
एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत या तो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रह सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चयन करता है तो उसके सभी निर्धारण एवं शर्तें अपनाया गया माना जाएगा। यह एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। आपके पास पूर्ण रूप से आप इंडिपेंडेंट है ये चीज़ चुनने के कि आपको एनपीएस चाहिए कि यूपीएस चाहिए। आपने अगर एक बार यूपीएस को चुन लिया तो यह माना जाएगा कि आपको सारी शर्तें यूपीएस की आपने सारी शर्तों को एक्सेप्ट कर लिया है और ये चुनने का मौका सिर्फ एक बार मिला जाएगा। यह आपका अंतिम होगा, चुने जाने के बाद अंतिम होगा। इसमें आप एक बार मान लो आपने यूपीएस चुन लिया तो इसमें आप फिर बदलाव नहीं कर सकते। अगला पॉइंट देखें। एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर के लिए किए गए कर्मचारी जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प में परिचालन की प्रभावी तिथि पर सेवा में है, एकीकृत पेंशन योजना विकल्प का उपयोग करते हैं तो कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्त खाते संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का बनाया को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्पस में आंतरित कर दिया जाएगा। जैसे ही आप इसको चुनोगे तो आपका एनपीएस एकीकृत मतलब यूपीएस में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 5वां, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक कर्मचारी जिन्होंने एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लिया है के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके के बेंचमार्क कार्प्स मूल्य की गणना निम्नलिखित पूर्वानुमानों के अनुसार किया जाएगा। मतलब जिसने भी एनपीएस लिया, मतलब आपका राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कवर के बाद जैसे ही आपका एकीकृत पेंशन आप लोगे तो आपको किस टाइप से उसका निर्धारण किया जाएगा, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, आहारक सेवा के प्रत्येक महीने के लिए कर्मचारी नियोक्ता दोनों के लिए प्रयोजन अंशदान की नियमित प्रति, मतलब जो डिसाइड हुआ था 10-10%, ठीक है, आपका नियोक्ता और कर्मचारी दोनों आपकी बेसिक मूल प्लस आपका डीए सब मिलाएंगे साथ में और जमा करेंगे। अनुलब्ध अंशदानों के मामले में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि निर्धारित किए जाने वाले उपयुक्त मूल्य तय किया जाएगा। ऐसे अंशदानों का निवेश पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा परिभाषित निवेश डिफ़ॉल्ट पैटर्न के अनुसार किया जाएगा। अगला, कर्मचारी के निवेश विकल्पों के साथ व्यक्तिगत कार्पस के मूल्य या यूनिटों को अवधि आधार पर ऐसे कर्मचारियों को सूचित किया जाएगा। इसके साथ साथ कर्मचारी के अनुरूप बेंचमार्क कार्पस के मूल्य या यूनिटों जिनकी गणना उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार की गई है को भी कर्मचारी की सूचित किया जाएगा। 7 की बात करते हैं। अधिवासिता सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कर्मचारी की आहारक सेवा उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी जहां वो कार्यरत है। मतलब जो भी आपकी यूपीएस बनेगी, आपका जो कार्यालय है जहां पे आपकी पोस्टिंग है वहां पे उसका निर्धारण किया जाएगा। अधिवासिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के प्राधिकार के लिए बेंचमार्क के मूल्य या यूनिटों के बराबर पूल कॉर्पस के व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों को अंतरित करने के लिए अधिकृत करेगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से कम है
तो कर्मचारी के पास इस अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करने का विकल्प होगा। यदि व्यक्तिगत कार्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कार्पस के मूल्य या यूनिट से अधिक है तो कर्मचारी बेंचमार्क कार्पस के बराबर मूल्य या यूनिट के अंतरण को अधिकृत करेगा और व्यक्तिगत कार्पस शेष राशि कर्मचारी को दे दी जाएगी। यदि कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत कार्पस से पूल कार्पस में अतिरिक्त मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कार्पस के मूल्य या यूनिट से कम है तो सुनिश्चित भुगतान के अनुपात के लिए अधिकृत किया जाएगा। अभी इस पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा, आगे इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है, मैं आपको समझा दूंगा। बाकी जस्ट अभी इसको जो भी इसकी कंडीशन है उसको हम पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। एकीकृत पेंशन योजना एक निधि आधारित पेंशन प्रणाली होने के नाते कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान प्रयोज्य अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से के नियमित और समय पर संचय निवेश पर निर्भर करता है। सुस्पष्टता के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया है वह सेवानिवृत्ति के पश्चात सहित किसी अन्य नीतिगत रियायत नीति परिवर्तन वित्तीय लाभ बाद में सेवानिवृत्ति हुई कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा और दावा नहीं करेगा। देखो भाई अगर आपने एक बार यूपीएस को चूज़ कर लिया उसके बाद फिर आप उसको कभी भी नहीं बदल सकते, आप बिल्कुल नहीं बदल सकते, आप उसी पे रहोगे। और किसी दूसरे को यदि ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो कोई रियायत हो रही है, कोई नीति परिवर्तन हो रही है, वित्तीय लाभ किसी को मिलता है तो कर्मचारी के साथ किसी भी समानता आदि की मांग वो नहीं करेगा, उसका कोई पात्र नहीं होगा और किसी भी प्रकार का दावा वो नहीं कर पाएगा। इसलिए भाई यूपीएस सोच समझ के चूज़ करिएगा अच्छे से। आगे और कंडीशन पढ़ेंगे, देखेंगे हम। एकीकृत पेंशन योजना के प्रावधान उन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पहले रिटायर प्राप्त हो चुके हैं पर भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। ऐसे अधिवार्षिता प्राप्त कर्मचारियों को लोक भविष्य निधि दरों के अनुसार ब्याज सहित पिछली अवधि के लिए बकाये का भुगतान किया जाएगा। ऐसे अधिवार्षिता प्राप्त कर्मचारियों के लिए मासिक टॉप अप राशि जिसे पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा का भुगतान उनके द्वारा की गई निकासी के और उन्हें भुगतान की गई वार्षिकी को समायोजित करने के पश्चात किया जाएगा। अधिवार्षिता के समय अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले या अन्य सेवानिवृत्त के पश्चात अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाता है। ऐसे कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान के बारे में प्रावधान अलग से अधिसूचना सूचित किया जाएगा। 14 क्या कह रहे हैं, विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का भुगतान कार्यकरण के रूप में व्याख्या उदाहरण के साथ दिया। बिल्कुल जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि नीचे पूरा एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन के लिए विनिमय जारी कर सकता है। एकीकृत पेंशन मतलब यूपीएस के परिचालन की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल 2025 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सिर्फ 1 अप्रैल तक का मौका मिलेगा कि चूज़ करना है भाई कि एनपीएस लेना है या यूपीएस लेना है। सिर्फ टाइम कितना है आपके पास, 1 अप्रैल के पहले, क्योंकि 1 अप्रैल से ये यूपीएस का जो प्रभावी हो जाएगा। अब आगे बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कि भाई वित्त मंत्रालय ने दिनांक 24 जनवरी 2025 की अधिसूचना के तहत जो आपको वर्णित है स्वीकार्य मासिक
सुनिश्चित भुगतान के कुछ उदाहरण दिए हैं, जिसको आप बिल्कुल बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा और ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक तो सिर्फ कहानियाँ थी, अब आपको एज ए एग्जाम्पल कितनी आपकी यूपीएस में सेल बन सकती है, पेंशन बन सकती है, उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। उस चीज़ थोड़ा सा आप समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बस। जैसे कि मैंने माना कि पूर्वानुमान निम्नलिखित सेट के विभिन्न परिदृश्यों से सेट पर विचार किया गया। मतलब मैंने माना पहली कंडीशन कि कोई कर्मचारी है तो सेवानिवृत्त हो रहा है, 12 मासिक औसत मूल्य का वेतन कितना है उसका, 45,000। मैंने माना कि कोई कर्मचारी रिटायर हो रहा है तो उसका जो लास्ट ईयर है जिस पे वो रिटायर हो रहा है, उसके 12 महीनों का जो औसत निकला, क्या निकला, औसत निकला, वो औसत कितना निकला भैया अपना, 45,000। मतलब 45,000 उसका लास्ट का औसत मासिक वेतन निकला, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए। अब 45,000 उसका लास्ट का है, तो इसको हम बोलेंगे उसकी पी के रूप में चिन्हित करेंगे, ठीक है। मान लो उसका लास्ट जो है वेतन कितना है, 45,000। अब कर्मचारी ने 25 साल की नौकरी किया है, 25 साल मीन्स कितने हो गए, 300 महीने, ठीक है। कर्मचारी की नौकरी कितने हो गई, 25 साल। लास्ट बेसिक, लास्ट सैलरी उसकी 45, लास्ट बेसिक जो है उसकी 45, 25 साल मतलब 300 महीने का उसने क्या किया, काम किया है। कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किए गए हैं, जमा की कोई चूक नहीं। मतलब उसका जितना भी, मान लो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि 10% सरकार मिलाएगी, 10% कर्मचारी मिलाएगा, दोनों जुड़ के एक अमाउंट बनेगा। वही अमाउंट जो को यदि वो नियमित करता है जमा, तो जमा उसकी कोई चूक नहीं होती है, तो जितना एक्चुअल उसका जमा होना चाहिए उतना ही उसका अमाउंट जमा होता है, ठीक है। तो वो अमाउंट है। कर्मचारी के निवेश पर डिफ़ॉल्ट पैटर्न चुना है, और उसने, कर्मचारी ने अपना निवेश में डिफ़ॉल्ट पैटर्न को चुना होना चाहिए। कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं, मतलब उसने कभी भी सर्विस के दौरान कोई भी पैसा उसने नहीं निकाला है, कोई उसकी एक्स्ट्रा निकासी नहीं हुई है, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझो, जो कहानी अपन ने कंडीशन में बताया उसी को थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझते हैं। कि देखो सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि उसने, उसकी लास्ट वेतन कितनी थी, 49,000, ठीक। दूसरी कंडीशन, उसकी कितने साल की नौकरी हो गई थी, 25 साल। 25 साल मतलब कितने महीने उसने नौकरी किया, 300 महीने। अगली तीसरी चीज़, कर्मचारी क्या हुआ कि उसके पास जो अमाउंट है, जो हमने 10% हमने मिलाया, 10% सरकार ने मिलाई, टोटल मिला के जो पैसा उसका जमा हुआ है, मान लो 25 साल की नौकरी में 50 लाख रुपए उसने क्या कर लिया है, जमा कर लिया है, ठीक है। अब 50 लाख रुपए उसने जमा कर लिया है, उसने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ था, तो उसके ने कितना पैसा जमा होना चाहिए, 50 लाख। तो 50 लाख उसके पास 25 साल में जमा होना चाहिए, और उसने ऑलरेडी 50 लाख ही जमा किया है, ठीक है। अब देखो तीन चीज़ें समझ में आ गई। पहली चीज़, लास्ट बेसिक 49,000, 25 साल की नौकरी मतलब 300 महीने, और उस 25 साल की नौकरी में जितना उसको पैसा जमा करना था भैया, 50,000 जमा करना था, उसने कितना जमा किया, 50,000 जमा किया। अब आपका जादुई आंकड़ा निकलेगा और कैलकुलेशन होगी पेंशन। अब थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ठीक है। अब उसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला दिया है P/2 इंटू Q/300 इंटू IC और BC, ठीक है। अब इसको समझो, बहुत अच्छा सा फार्मूला है, P/2 Q/300 एंड IC इंटू BC। अब अपॉन BC, इसको समझो। P मतलब जिस पर आप रिटायर हुए हैं भैया, जिस लास्ट पेंशन पे आप रिटायर हुए हैं उसी को क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। अब जैसे मैंने अभी बताया था, लास्ट क्या थी आपकी, 49,000 पे चर्चा कर रहे थे बेसिक, तो लास्ट P मतलब हो जाएगा 49,000, या मान लो चलो 45,000, लास्ट क्या है उसका, 45,000। तो ये देखो यहाँ पर उसने 45,000 लिख दिया, P की जगह क्या आ गया, लास्ट बेसिक 45,000। तो 45,000 डिवाइड बाय 2 इंटू, हमने माना कि आपने कितने साल नौकरी किया है भैया, 25 साल, तो 25 साल में कितने हो गए, 300। तो क्या हो जाएगा, 300, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300, Q इज इक्वल टू 300। जब यहाँ पे 300 रख देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। 300/300 हो गया।
P हो गया 45,000 बाई 2, Q हो गया 300 क्योंकि 25 साल नौकरी है अपॉन 300, और IC हो गया जो उसने पैसा जमा किया है, BC मतलब जो एक्चुअल होना चाहिए। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 50 लाख में से 50 लाख कट गया, 300 में से 300 कट गया। अब इसमें इंटू 2 करेंगे तो आपकी राशि आ जाएगी कितनी, 22,500। मतलब यदि कोई कर्मचारी प्रॉपर हर महीने अपने पैसे कटाता है 10% अपने, 10% सरकार के, 25 साल तक नौकरी करता है मतलब 300 महीने, और जितना पैसा जमा होना चाहिए उतना ही जमा होता है, तो उसकी पेंशन बनती है 22,500 रुपये। और यदि किसी कर्मचारी की नौकरी इससे कम होगी तो उस कंडीशन में भी उसकी कम से कम मिनिमम 10,000 तो पेंशन बनेगी ही बनेगी। लेकिन यदि कोई 10 वर्ष से कम नौकरी करेगा तो उसकी कोई भी पेंशन बनने की संभावना इसमें तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बनेगा, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसको एक एग्जांपल और लेके बताते हैं, ठीक है। अभी कैलकुलेशन किया था हमने 25 साल की। अब मान लो किसी ने सिर्फ 15 साल नौकरी किया। अब 15 साल नौकरी करेगा मतलब 180 दिन, उसकी नौकरी कितनी होगी 180। अब कम दिन नौकरी करेगा तो माना कि उसने कितने पैसे जमा किए हैं, 30 लाख रुपए जमा हुआ, और एक्चुअल उसको 30 लाख रुपए ही जमा करना था, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, P मतलब बेसिक वही थी आपकी कितनी, मान लो 45,000 पे रिटायर हुआ। फार्मूला वही है आपका, फार्मूला वही क्या है, P/2 इंटू Q/300 इंटू CI/BC। तो P= कितना है, मान लो 45, यहाँ पे कितना हो गया 45,000, 45,000। Q मतलब क्या हो गया, कितने महीने उसने काम किया है। तो अब लास्ट टाइम 25 साल, 25 साल में 300 महीने, 15 साल में 180, तो क्या हो जाएगा Q के जगह पे आप स्थान पे 180 हो जाएगा 180। और CI मतलब कितना है, मान लो 30 लाख जमा हुआ, और BI भी कितना 30 लाख। तो जब उसका कैलकुलेशन करेंगे देखिए कैसा होगा, 45,000 बाई 2 इंटू आपका 180 अपॉन 300 इंटू 30 लाख अपॉन 30 लाख। तो ये सब कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जो कैलकुलेशन निकलता है वो बहुत अच्छा कैलकुलेशन। देखो ये पूरा करके रखे हैं आपके लिए, ये देखिए 45/2 180/300, और ये सब कट जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन निकलेगा 13,000। मतलब देखो यहाँ पर क्या निकला है, यदि कोई 25 साल नौकरी करके रिटायर हो रहा है तो उसकी पेंशन बन रही सेम कितने बेसिक पर, 45,000 की बेसिक पर, उसकी पेंशन बन रही थी कितनी, लगभग 22,000 समथिंग कुछ। और यदि वो 15 साल की नौकरी करके रिटायर हो रहा है तो उसकी पेंशन बन रही है ओनली सिर्फ 13,500 रुपये। आई थिंक आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसमें एक कंडीशन और है, मान लो अब कर्मचारी सिर्फ 10 साल नौकरी कर रहा है। अब 10 साल नौकरी कर रहा है तो उसके महीने कितने हो गए, सिर्फ 120 दिन। वही कंडीशन, P भी कितना हो गया, मान लो 45,000 रुपये, बेसिक 45 पे रिटायर हुआ। अब उसके मंथ कितने हो गए 120, और मान लो उसका पैसा जमा हुआ 25 लाख और होना चाहिए था 25 लाख। जो कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी पेंशन बनेगी सिर्फ 9,000 रुपये, जिससे हम मान लेंगे 10,000, मिनिमम कितना मान लेंगे 10,000। जो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 साल या उससे अधिक की नौकरी करने पर आपकी कम से कम पेंशन कितनी बनेगी 10,000, ठीक है। और 10 साल से यदि कम करेंगे तो फिर आपकी इसमें से कोई पेंशन नहीं बनेगी। यहाँ तक आपको चीज़ें मैं आई थिंक बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एग्जांपल ऐसा रखेंगे अपन कि मान लो कि एक बंदा है, ठीक है, वो फिर 45,000 पे रिटायर हो रहा है। कितने पे हो रहा है रिटायर, लास्ट बेसिक कितनी है उसकी 45,000, और नौकरी भी कर रहा है वो सिर्फ कितने साल, सिर्फ 10 साल। 10 साल मतलब 120 महीने, ठीक। अब उसने क्या किया है, कुछ पैसा निकाल लिया है, कुछ अमाउंट निकाल लिया जो जमा पैसा था। तो जो एक्चुअल उसका पैसा जमा होना था 25 लाख, लेकिन जमा कितना हुआ है मान लो 22 लाख।
अब इस कंडीशन में क्या बनेगा, तो देखिए क्या होता है, वही फार्मूला P/2 Q/300 और IC/BC। तो 45,000/2 साल कितने थे, 120/300, और उसने पैसा कितना जमा किया भैया, 22 लाख। एक्चुअल में कितना जमा करना था, 25 लाख। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 22 लाख/25 लाख। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 साल की नौकरी में जो उसका जो बनेगा अमाउंट, वो सिर्फ बनेगा 8,880 रुपये। तो ये आपका बिल्कुल सरल तरीके से गजट का जो नया आया है कि हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया। आई थिंक आपको ये चीज़, मेन चीज़ जो थी इसका कैलकुलेशन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, कि यदि व्यक्ति जो होता है आंशिक रूप से क्या करता है, पैसे की भरपाई करेगा। चलो भरपाई, हाँ, चलो 25 साल की नौकरी करता है कर्मचारी और सोचता है कि मुझे एक मुश्त पैसा चाहिए। 25 साल की नौकरी होने के पश्चात स्वेच्छा सेवानिवृत्ति में एक मुश्त भुगतान की व्याख्या और उदाहरण। मतलब वो चाहे कि मुझे एक मुश्त पैसा मिले, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है, वो भी बहुत खतरनाक है, उसको थोड़ा सा समझिएगा। पहली कंडीशन, मान लो वो फिर वही 45,000 पे रिटायर हो रहा है, महंगाई 15 53 है, महंगाई भत्ता 53%, तो कितना हो जाएगा 23,850। दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 68,850। मतलब जो 68,850 रुपये ये जो अमाउंट है, वो उसका क्या रहेगा, उसकी सैलरी, मतलब करंट में जो उसकी सैलरी होगी वो बनेगी। अब देखो एक मुश्त की बात करेंगे आगे, तो इसका फार्मूला जो होता है एक मुश्त का, एक मुश्त होता है, देखो एक मुश्त राशि का जो फार्मूला है 1/10 इंटू वही 68,000 जो उसकी सैलरी बनी इंटू एल। अब एल इसको करेंगे तो 10 में जीरो जीरो जाएगा तो कितना होगा 6,800 रुपये इंटू एल। अब इसमें जो एल है, एल क्या है, व्यक्ति की पेंशन की अंशदान की 6 महीने। मतलब जो व्यक्ति है, मान लो जितने साल नौकरी करता है उसको हमको 6 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, मतलब 10 साल में जो भी नौकरी करेगा उसके जो महीने होंगे उसको 6 से डिवाइड करना है। मान लो, अब देखो नीचे टेबल में आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए एल की कैलकुलेशन। एल का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे भाई, ये वही था 6,850 निकला। मान लो कोई व्यक्ति 10 वर्ष नौकरी कर रहा है, 10 वर्ष में 120 दिन, तो 120 डिवाइड बाय क्या करेंगे 6, तो 6 दूनी 12, 20, तो इंटू क्या हो जाएगा 20, तो 20 इंटू ये करेंगे, मतलब 6,850 इंटू 20, तो जो अमाउंट निकलेगा 1,37,700, ये उसको एक मुश्त राशि दी जाएगी। 15 साल नौकरी करेंगे तो 180 में से डिवाइड करेंगे तो 30 महीने निकल जाएगा, 30 इंटू इतना कर देंगे तो ये अमाउंट आएगा। अगर कोई 35 साल नौकरी कर रहा है तो 420 महीने काम करेगा, तो 420 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 70 निकल जाएगा, 6 महीनों की संख्या 70 इंटू 6,885 करेंगे तो एक मुश्त राशि उसको क्या मिलेगी, 4,81,950 रुपये। कोई एक मुश्त राशि देय नहीं होगी अगर कोई 10 वर्ष के पहले, कोई एक मुश्त राशि देय नहीं होगी यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष या 120 महीने से कैसी होती है, कम होती है। तो ऐसे, क्योंकि ऐसे मामले में एक पेंशन योजना लागू नहीं होगी। अगर किसी की 10 वर्ष से कम वर्ष की सर्विस है तो एक मुश्त पेंशन योजना लागू, एक मुश्त राशि अंशदान लागू नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। बाकी ये मेरा पर्सनल, मेरी जो मैंने समझा है वो मैंने अपनी बात रखा हूँ, उसको थोड़ा सा आप समझिएगा, जितना मैंने से बन पड़ा मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मतलब सिंपल सा इसका जो निचोड़ निकला है वो यही है कि भाई आप 45,000 रुपये की बेसिक पे जब रिटायर हो गए, आप 45,000 की बेसिक पे रिटायर हो रहे हो, तो भैया आपकी पेंशन बनने वाली है 22,500
रुपए ओनली। तो आपके ऊपर है कि भैया ये लेना है नहीं लेना है, क्योंकि यदि आपने एक बार यूपीएस ले लिया देन आगे के आपके सारे रास्ते कैसे हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कोई यू टर्न नहीं है इसमें, यू जरूर लगा है लेकिन इसके बाद कोई यू टर्न नहीं है। इसलिए अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।